नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पे एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA प्रथम वर्ष के छात्रों है तो इतिहास विषय की होगी। अगर बात की जाए तो इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर मौर्य काल का हम अध्ययन कर रहे हैं, मौर्य काल के तहत आज हमारी अंतिम जो क्लास होगी। इसके पश्चात हम मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे, यानी कि मौर्य काल के पश्चात के युग को पढ़ेंगे, जिसमें शुंग शासक, अंतिम शासक जो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा अंतिम जो मौर्य सम्राट की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की जाती है। तो मौर्य काल के तहत अगर बात की जाए तो हम मौर्यकालीन आर्ट के बारे में पढ़े, यानी कि मौर्यकालीन कला। मौर्य काल के दौरान हमें शिल्प कला का अत्यधिक जो बात की जाए विकसित रूप देखने को मिलता है, और शिल्प कला को हमने दो भागों में विभाजित किया था, जिसके तहत अगर बात की जाए शिल्प कला को हमने एक तो स्थापत्य कला, एक मूर्ति कला, दो भागों में विभाजित किया। स्थापत्य कला को चार भागों में हमने विभाजित किया, जिसके तहत स्तंभ है, पिलर्स हमने पढ़ लिए हैं, सम्राट अशोक के जो खूब सारे पिलर्स पढ़ते हैं। उसके अलावा जो स्तूप है, बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध भिक्षुओं के जो अवशेष जिनमें रखे जाते हैं, उन अवशेषों के बारे में हमने जिक्र किया। एक तो हमने स्तंभ पढ़ लिया, स्तूप पढ़ लिया, और उसके अलावा जो भवन है, यानी कि जो राजमहल, राजप्रसाद जो मौर्य काल के दौरान मौर्य शासकों के द्वारा बनवाए गए थे, हालांकि उनके साक्ष्य नहीं मिलते, फिर भी जो तत्कालीन जो यात्रियों के विवरण से हमें उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो स्थापत्य कला के तहत हमने तीन भागों को पढ़ लिया। उसके अलावा जो चौथा भाग है गुहागृह, यानी कि जो गुफाएं हैं उसको, और उसके अलावा जो मूर्ति कला है उसको पढ़ते हुए आज हम अपने इस चैप्टर को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। तो आज बात करते हैं गुहागृह। ये गुहागृह क्या होती है? गुफाएं साधारण भाषा में अगर बात की जाए, कुछ तो गुफाएं होती प्राकृतिक, यानी जो पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है जहाँ जो मानव के द्वारा अपना निवास स्थान बनाया गया। तुम देखोगे जब पूरा पाषाण काल के दौरान भी जो बात की जाए शुरुआती दौर में मनुष्य क्या रहता है, इन गुफाओं में भी रहता है। तो शुरू से बात की जाए गुफाओं का और जो मनुष्य का हमेशा से जो मेल रहा है, उसके तहत बात की जाए कुछ तो प्राकृतिक गुफाएं हैं, लेकिन कुछ गुफाओं को मानव के द्वारा निर्मित किया गया था। तो यही जो कला, यानी कि भारत की एक भारतीय संस्कृति की मूलभूत पहचान के रूप में जो ये गुफा जो आर्ट है, यानी गुहागृह है, ये जो गुफा शैली है बात की जाए रही है। तो इसकी मौलिक विशेषता है गुहागृह की बात की जाए तो उसी दौरान हम देखते हैं कि समय समय पे कई शासकों के द्वारा जो चट्टानों को, पथरीली चट्टानों को, भारी भारी चट्टानों को, मजबूत चट्टानों को काटकर उनके अंदर जो गुफाएं बनवाई गई है। अब इन गुफाओं को मानव के निवास हेतु भी बनाया जाता था, सभा भवन के लिए भी इनका उपयोग होता, और धार्मिक जो उपासनाएं, तुम देखते हो ऋषि मुनि क्या करते थे। भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुसार बात की जाए तो ऋषि मुनियों के द्वारा जो इन गुफाओं में जो अपनी साधना की जाती थी सत्य की खोज करने के लिए, चाहे कई ऋषि मुनि हैं, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए, तो इनकी जो इन गुफाओं में जाकर जहाँ शांत वातावरण में उनके द्वारा क्या की जाती थी, उपासनाएं की जाती थी। तुम हमारे आसपास ही देख लो, ये डूंगर बालाजी का पहाड़ है, इसके अंदर भी एक गुफा है। ये गुफाएं तो प्राकृतिक है, यानी कि खुद ही बनी हुई गुफाएं हैं। तो कुछ गुफाओं को मानव के द्वारा जो काट कर, जो उन मजबूत पत्थरों को काट कर बनाई गई है, और इन शासकों के द्वारा मौर्य काल के दौरान जो विशेषतः अगर बात की जाए तो इन गुफा कला की बात की, गुहागृहों का निर्माण करवाया गया। अब इसमें मौर्यकालीन शासकों का नाम आता है। मौर्यकालीन शासकों की बात की जाए तो सम्राट अशोक है, और सम्राट अशोक के पश्चात उसका पौत्र कौन होता है? दशरथ होता है। इनके द्वारा जो कई गुफाएं बनवाई गई, और जो उपासना हेतु बात की जाए विभिन्न धार्मिक संप्रदाय के साधु सन्यासियों को दान की जाती है। जिसमें अगर बात की जाए अशोक है, अशोक जब अवंती का शासक होता है, प्रशासक, राज्यपाल होता है, उस वक्त उसके द्वारा क्या की जाती है, कई गुफाओं को बनाकर जो दान दिया जाता है। जो आजीवक संप्रदाय होते हैं, ये आजीवक संप्रदाय होते हैं, विभिन्न धार्मिक संप्रदाय हैं, आजीवक संप्रदाय के लोगों को जो क्या किया जाता है, दान दी जाती है, गुफाएं भेंट कर दी जाती है बनाकर इन धार्मिक संप्रदाय साधु सन्यासियों को, जो उनकी उपासना करने के लिए दान देता है। अशोक का पौत्र होता है दशरथ, उसके द्वारा भी कई गुफाएं बनाकर क्या की जाती है, दान दी जाती है। अगर बात की जाए तो मूलतः अगर बात की जाए ये जो मौर्यकालीन गुफाएं हैं
कौन से क्षेत्र में हमें मिलती है अगर बात की जाए तो बराबर की जो पहाड़ियाँ हैं, जो बिहार का क्षेत्र है वहाँ से, और नागार्जुन की जो पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों में जो मौर्यकालीन गुफाएं हमें प्राप्त होती है। अगर बात की जाए मौर्यकालीन गुफाओं का विकसित रूप हमें जो अजंता और एलोरा की कितनी सुंदर और आकर्षित जो गुफाएं हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे गुप्त काल के दौरान, तो उस वक्त जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं वो विकसित रूप हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि मौर्य काल के दौरान जो ये गुफा आर्ट है, केव जिसे कहते हैं, गुफा को अंग्रेजी में बात की जाए तो क्या कहा जाएगा, केव। केव हमें देखने को मिलती है, जो गुफाएं हमें देखने को मिलती है। और ये जो बराबर व नागार्जुन की पहाड़ियों है, इनमें जो मौर्यकालीन गुफाएं देखने को मिलती है। तो ये जो गुफागृह का जो गुहागृह है, इनका विकास हमें मौर्य काल के दौरान काफ़ी उन्नत अवस्था में देखने को मिलता है। कई सुंदर सुंदर गुफाओं का निर्माण जो मौर्यकालीन शासकों के द्वारा करवाया जाता है। अब उसके अलावा जो बात करेंगे मूर्तिकला, जो स्टेच्यू जिसे अपन कहते हैं, बात जो मूर्तियां बनाई जाती है, ये तो तुम देख लो। मूर्तिकला का प्रारंभ अगर बात की जाए तो तुम्हें सिंधु घाटी सभ्यता में ही इसके अवशेष प्राप्त होते। तुम देखो सिंधु घाटी सभ्यता के तहत हमें कई मूर्तियां प्राप्त होती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जो बात की जाए, एक जो मुद्रा वाला जो शिव होता है, उपासक शिव की मुद्रा है, तो ये कई जो बात की जाए हमें जो शिव की प्रतिमा है और विभिन्न प्रकार की प्रतिमा मूर्तियाँ पहले वो जो मिट्टी की बनी हुई थी, उसके अलावा कुछ एक पत्थर की भी हमें प्राप्त होती है। तो मूर्तिकला का विकसित रूप हमें देखने को मिलेगा मौर्य काल के दौरान। मौर्य काल के दौरान कई सुंदर सुंदर और विशिष्ट मूर्तियां हमें जो विशिष्ट आकृतियां प्राप्त होती है। और मौर्य काल के दौरान बात की जाए तो कई क्षेत्रों से हमें प्राप्त होती है। मौर्य काल के दौरान जो मूर्तिकला के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हमें देखने को मिलती है। मौर्य काल के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से हमें जो पत्थर की मूर्तियां प्राप्त होती, जिसके तहत बात की जाए तो मथुरा का जो परखम क्षेत्र, यहाँ से यक्ष की मूर्ति प्राप्त होती है। यक्ष यक्षिणी जो साधारण महिला और पुरुषों की जो मूर्तियां बनाई जाती है पत्थर की, उन्हें यक्ष की मूर्ति, यक्षिणी की मूर्ति कहा जाता है। तो ऐसी मूर्तियां जो मथुरा के पास हमें पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलती है। उसके अलावा जो बात की जाए बेसनगर की, बेसनगर में एक स्त्री की मूर्ति हमें प्राप्त होती है, वो भी बहुत ही सुंदर मूर्ति होती है। उसके अलावा जो पटना व दीदारगंज की विशिष्ट मूर्तियाँ हमें प्राप्त होती है। पटना और दीदारगंज जो बात की जाए उससे प्राप्त होने वाली विशेष और महत्वपूर्ण सुंदर मूर्तियाँ हमें प्राप्त होती है। उसके अलावा इन मूर्तियों की जो विशेषताओं की बात करी जाए तो ये वाकई में काफ़ी विशेष और प्रभावशाली होती है। और इनके जो चेहरों के जो भाव होते हैं, यानी कि एक्सपीरियंस होते हैं, जो बात की जाए मूर्तियों के जो भाव होते हैं वो काफ़ी सुंदर और जो बहुत ही बारीकी से बनाए हुए हमें दिखाई देते हैं। ये इनकी मुख्य विशेषता रहती है कि चेहरों का भाव जो स्पष्ट दिखाई देता है। उसके अलावा जो हमें अशोक के सारनाथ स्तंभ पे जो 4 सिंह वाली मूर्ति मिलती है, यानी कि जो शीर्ष पे उस पे 4 शेरों को आपस में पीठ से जोड़ा जाता है, और वो वाकई में जो उनके लहराते बाल है और शरीर का गठिलापन है, बहुत ही सुंदर जो मूर्ति होती है और वाकई में जो एक उत्कृष्ट कला का नमूना हमें देखने को मिलती है। उसके बारे में जैसा कि बात की जाए विदेशी जो इतिहासकारों साहित्यकारों के द्वारा भी उल्लेख किया गया, उसी के बारे में जो स्मिथ है, स्मिथ के द्वारा टिप्पणी की गई है। इनके द्वारा कहा गया इतनी प्राचीन व सुंदर मूर्तियां किसी देश में पाना दुर्लभ है। यानी कि जो शेर वाली जो मूर्ति हमें मिलती है, तुम देखो सोच लो कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह प्रतीक के रूप में उसे स्वीकार किया गया है। और इसने कहा है कि बोले ऐसे दुनिया में जो ऐसी मूर्तियां मिलना वाकई में काफ़ी दुर्लभ है, यानी नामुमकिन है ऐसी मूर्तियां, प्राचीन सुंदर मूर्तियां जो हमें अशोक के काल में प्राप्त होती है। उसके अलावा जो रामपुरवा का स्तंभ लेख है, जो पिलर है, उसके शीर्ष भाग पे जो सांड की मूर्ति है वो भी बहुत ही सुंदर है, देखने को ही बनती है अगर बात की जाए। इसके बारे में जो जॉन मार्शल है, जो पुरातत्वविद रहे हैं, उनके द्वारा आर्कियोलॉजी जो रहे हैं, आर्कियोलॉजी से संबंधित है अगर बात की जाए, तो मार्शल के द्वारा ये कहा गया है इस जो स्तंभ में जो सांड की जो मूर्ति हमें मिलती है शीर्ष पे, ये अनुपम है,
प्राचीन संसार में उस जैसी प्रभावशाली मूर्ति नहीं है। यानी कि जो प्राचीन संसार की सबसे प्रभावशाली मूर्ति किसके द्वारा बताया गया है? जॉन मॉर्सल के द्वारा। और कौन सी मूर्ति को बताया गया है? जो रामपुरवा स्तंभ जो पिलर है उसके इस पिलर पे जो सांड की जो आकृति है वो हमें मिलती है। तो ये मौर्य काल के दौरान जो मूर्तियां हमें देखने को मिलती है, इन मूर्तियों की जो विशेषता है, जो चेहरे की सौंदर्यता और भाव वाकई में देखने को ही बनते हैं। उसके अलावा जो मौर्य काल के दौरान ये भी माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा जो चित्रकला का भी क्या विकास हुआ होगा। लेकिन ये बड़ी मेजर समस्या रहती है कि मौर्यकालीन चित्रकला के अवशेष हमें इतने लंबे दीर्घकालीन समय के पश्चात प्राप्त नहीं हो पाते, वो समाप्त हो जाते हैं। अगर बात की जाए तो संभवतः इतिहासकारों के द्वारा ये अनुमान लगाया जाता है कि मौर्य काल के दौरान जो चित्रकला है वह चित्रशैली वो बौद्ध शैली विकसित रही होगी। नहीं, यानी बौद्ध शैली में जो चित्रकला का जो विकास हमें देखने को मिला होगा। ये इस तरीके से बात की जाए तो मौर्यकालीन कला का हमें वाकई में काफ़ी विकसित और उन्नत रूप देखने को मिलता है। तो विद्यार्थियों, बात की जाए तो आज हमने मौर्य काल को समाप्त कर लिया है और इसके पश्चात जो अपना नया चैप्टर स्टार्ट होगा मौर्योत्तर एज, यानी कि जो मौर्य काल के पश्चात होने वाले शासकों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें शक शासक है, शुंग शासक है, उनके बारे में जिक्र करेंगे। तो मौर्य काल के तहत जो आज हमने जो अंतिम चैप्टर के तहत जो मौर्यकालीन कला को संपूर्ण किया है, मौर्यकालीन आर्ट की अगर बात की जाए तो मौर्य काल के दौरान जो शिल्पकला का उन्नत रूप हमें देखने को मिलता है। शिल्पकला को हमने दो भागों में विभाजित किया था, एक तो स्थापत्य कला और एक मूर्ति कला। स्थापत्य कला के तहत बात की जाए तो स्तंभ है, और जो बात स्तंभ जो पिलर्स वगैरह होते हैं, उसके अलावा जो स्तूप है, स्तूप के अलावा जो बात की जाए भवन है, भवन, और उसके अलावा जो गुफाएं हैं। तो आज हमने गुफाओं का जिक्र किया, किस तरीके से मौर्य काल के दौरान जो हमें जो गुफाएं प्राप्त होती है और मौर्यकालीन शासकों के द्वारा जो गुफाएं बनवाकर जो धार्मिक संप्रदाय के साधु सन्यासियों को क्या कर दी जाती है, भेंट कर दी जाती है। उसके अलावा बात की जाए तो मौर्य काल के दौरान जो विभिन्न क्षेत्रों से हमें जो मौर्यकालीन मूर्तियां भी प्राप्त होती है, जिसमें यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां हैं, नारी सुंदर नारी की मूर्तियां हैं, और भी विभिन्न आकृतियां हमें प्राप्त होती है, जिनकी चेहरे की जो ओजशीलता और प्रभावशीलता बात की जाए, उनके चेहरे के भाव काफ़ी जो प्रभावशाली होते हैं, ये हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा जो मौर्य काल के दौरान जो चित्रकला के, हालांकि उनके अवशेष साक्ष्य नहीं मिलते, लेकिन अनुमान लगे चित्रकला भी हमें जो विकसित रूप में देखने को मिलती है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और किसी तरह की जो समस्या आप शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझ तक पहुँचा सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।